सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में स्वागत है। सभी साथी वीडियो क्लास को देख ही लिए हैं। आज हम इस क्लास में झारखंड सीजीएल 2023 पेपर 2 जिनका पत्र हिंदी होगा उसमें लगे जितनी भी कहानियां हैं सभी कहानियों को एक ही क्लास में उन कहानियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी तथ्यों को जानेंगे। आज हम एक ही क्लास में दिल्ली में एक मौत, ठाकुर का कुआं, नीलम देश की राजकन्या, परिंदे, अभिशप्त, मिसपाल, मधुआ, वापसी, इन सभी कहानियों से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। साथियों, थोड़ा सा बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया था जिसके कारण हम वीडियो क्लास नहीं लेकर आ पा रहे थे। अभी भी थोड़ा कुछ ठीक हुए हैं, तो चलिए वीडियो क्लास में चलते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मधुआ कहानी की। हम आपको वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले बता दें इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आए हैं जहां से परीक्षा में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मधुआ कहानी जो है इस कहानी की चर्चा करते हैं। तो मधुआ कहानी जो है एक कहानी संग्रह आंधी, जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है आंधी। जयशंकर प्रसाद की 5 कहानी संग्रह हैं जिसमें से एक कहानी संग्रह इनका आंधी है जिसका प्रकाशन वर्ष कितना था 1931। इसी में मधुआ कहानी लगा हुआ है। रचनाकार तो जयशंकर प्रसाद जान ही लिए। अब इनका जन्म मृत्यु लेकर आ गए हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं मधुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो मधुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। कितना है? 1931 ईस्वी। अब इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं सभी पात्रों को देख लेते हैं क्योंकि हम महत्वपूर्ण तथ्यों को ही लेकर सिर्फ आए हैं। तो शराबी जो शराब पीने का आदी है जिसका जीवन शैली है शराब पीना, मधुआ कहानी का नायक है। ठाकुर सरदार सिंह कौन है? तो जमींदार है। उस समय जमींदारी प्रथा तो चल ही रही थी, ठाकुरों का जमाना था। लल्लू कौन है? तो जमींदार का जमादार है। क्या है? जमींदार का जमादार है। और कुंवर सिंह कौन है? तो जमींदार साहब का क्या है? तो बेटा है। कुंवर सिंह कौन है? तो जमींदार साहब का बेटा है। ये प्रमुख पात्र आए हैं मधुआ कहानी में। इस कहानी में क्या है? तो इस कहानी में शराबी और मधुआ की मनोभाव का क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। तो इस कहानी में याद रखना ठाकुर का कुआं जो कहानी है इस कहानी में शराबी और मधुआ दोनों के जीवन का उनके मनोभाव का इसमें क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। तो इसमें शराबी जो है शराब पीने का आदी है, किसी तरह अपना शराब पीने का व्यवस्था कर लेता है। अक्सर वो सरदार सिंह को कहानियाँ सुनाकर उनसे क्या करता है, उनसे कुछ रुपये मिलते हैं जिससे वो शराब लेता है पीता है। परंतु मधुआ उसका ज़िंदगी में जैसे ही आता है तो उसका ज़िंदगी बदल जाता है और वह अंत में कहानी के अंत में शराबी क्या करता है? तो यह कसम खाता कि वह भी अब क्या करेगा? शराब नहीं पिएगा। तो बहुत ही बढ़िया कहानी है मधुआ। इसमें दिखाया गया है कि पहले के ज़माने में किस प्रकार जमींदारी प्रथा में किस प्रकार लोग जो निम्न जाति के वर्ग के लोग उनको किस प्रकार परेशान किया करते थे। यहाँ जो मधुआ है, मधुआ इस कहानी का नायक है। यह अंत में यह कसम खाता है कि मैं ठाकुर जमींदार सिंह यानी ठाकुर का काम मैं अब नहीं करूँगा, चाहे मुझे कुछ हो जाए फिर भी मैं उसका काम नहीं करूँगा। तो ये जब ये बोलता है तो इससे क्या होता है कि शराबी के भी मन में एक भावना जगती है कि जब यह छोटा सा बच्चा जब ठाकुर का काम नहीं करने का कसम खा रहा है तो मैं भी आज से शराब नहीं पीऊँगा। बहुत ही अच्छा कहानी है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। मधुआ कहानी संग्रह आंधी से लिया गया है। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। प्रकाशन वर्ष 1900 कितना है? तो 31 है। प्रमुख पात्र शराबी, मधुआ, ठाकुर सरदार सिंह, लल्लू और कुंवर सिंह। इस कहानी में शराबी और मधुआ के मनोभाव का चित्रण हुआ है। दूसरा कहानी है ठाकुर का कुआं। कौन सा है? ठाकुर का कुआं कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है। और ये मानसरोवर भाग 1 तो सब जान ही रहे हैं, ये मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है। तो ठाकुर का कुआं जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। इनका जन्म तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रकाशन वर्ष तो ठाकुर का कुआं जो कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी में हुई है। अब इस कहानी में 2 कुएं की चर्चा है। एक है ठाकुर का कुआं, दूसरा है साहू का कुआं। किसका है? तो इस कहानी में 2 कुएं की चर्चा है। एक कुआं किनका है? तो ठाकुर का, दूसरा साहू का कुआं है। साथियों, इसका PDF नोट्स किसी को चाहिए तो अवेलेबल है, पेड है। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, भारतीय विजन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ आपको पता चल जाएगा किस प्रकार
ये PDF प्राप्त करने हैं। अब इसके प्रमुख पात्र देख लेते हैं। तो बहुत ही छोटा कहानी है परंतु बहुत कुछ इसमें है। इसके जो प्रमुख पात्र के रूप में जोखू और गंगी है, पति पत्नी है और जात के क्या है तो दोनों चमार है, यानी नीच जाति के हैं। पहले के ज़माने में तो नीच जाति के साथ किस प्रकार व्यवहार होता था ये सब कोई जानते हैं। तो उसी का लेखा जोखा मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में लेकर आए हैं। ऐसी मुंशी प्रेमचंद की अधिकतर कहानियों में सच्चाई ही है। तो ठाकुर का कुआं जो है इसमें दो पात्र आए हैं, जोखू और गंगी, दोनों पति पत्नी है, जाति के चमार हैं और जोखू बीमार भी बेचारा, क्या है, बीमार है। अब इस कहानी में और हमें क्या मिला है तो याद रखना, इस कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का चित्रण है। इस कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त परेशान समाज का चित्रण है। नीच जातियों के प्रति उच्च जातियों का दुर्व्यवहार का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। क्योंकि इसमें गंगी को ठाकुर का कुआं हो या फिर साहू का कुआं, उस पर क्योंकि वो नीच जाति की थी उसे वहाँ से पानी ले जाने नहीं दिया जाता था। पहले के ज़माने में अक्सर ऐसा होता था, जो निम्न जाति के वर्ग के जो लोग होते थे उनको उच्च वर्ग के लोगों का कुछ भी हो उसमें शामिल नहीं किया जाता था। अब यहाँ बेचारे इसका जोखू जो है बेचारा पानी का प्यासा है, प्यास के मारे मर रहा है, बीमार है। और बेचारी गंगी रात्रि के अंधेरे में जाती है ठाकुर के कुएं पर पानी भरने के लिए, परंतु असफल होकर वापस लौटती है। सोचो पहले के ज़माने में किस प्रकार था। तो इस कहानी में एक प्रकार से यथार्थ का वो जीता जागता चित्रण है। जिस समय जाति प्रथा पूरे समाज में बना हुआ था और नीच जातियों के प्रति उच्च जातियों का जो दुर्व्यवहार था, अत्याचार था, उसका पूरा वर्णन इसमें मिला है। इसमें गंगी जो है प्रमुख पात्र के रूप में है। अगला कहानी है नीलम देश की राजकन्या। कौन सी है, नीलम देश की राजकन्या। यह एक कहानी संग्रह भी है। तो इसके रचनाकार कौन है तो जिनेंद्र है। कौन है, जिनेंद्र है। इनका जन्म कब हुआ तो जिनेंद्र का जन्म 1905 और मृत्यु कब हुआ है तो 1988। प्रकाशन वर्ष तो नीलम देश की राजकन्या का प्रकाशन वर्ष जो है 1933 ईस्वी है। कितना है, 1933 ईस्वी है। इसके प्रमुख पात्रों को पहले देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रमुख पात्र से बहुत सवाल आते हैं कि राजकन्या, अप्सराएं, गंधर्व, बलाएं किस कहानी के पात्र हैं। तो इसके प्रमुख पात्रों में है राजकन्या, अप्सराएं, गंधर्व, बलाएं और किन्नरियाँ। राजकन्या कौन है तो कहानी की नायिका है। क्या है, कहानी की नायिका है। बाकी अप्सराएं, गंधर्व, बलाएं और किन्नरियाँ ये सभी क्या है, ये सभी जो है ये सभी पात्र राजकन्या की सेवा में लगी रहती है। याद रखना, ये जितने भी पात्र सभी राजकन्या की सेवा में लगी रहती है। अप्सराएं, गंधर्व, बलाएं और किन्नरियाँ ये सभी क्या करते हैं तो राजकन्या की सेवा में लगी रहती हैं। राजकन्या की कितने महल की चर्चा इस कहानी में, याद रखना राजकन्या की 3 महल की चर्चा है। और किस द्वीप की चर्चा है तो इस कहानी में याद रखना नीलम का द्वीप की चर्चा है। किसकी चर्चा है तो नीलम का द्वीप की इसमें चर्चा है, नीलम का द्वीप। इसके अलावा इस कहानी में स्त्री यानी राजकन्या, स्त्री मतलब राजकन्या के मन में पुरुष के मन का मनोभाव का चित्रण हुआ है। याद रखना, इस कहानी में स्त्री के मन में पुरुष के मन के मनोभाव का क्या हुआ, चित्रण हुआ है। यानी स्त्री के मन में यानी राजकन्या के मन में पुरुष के मन का मनोभाव राजकन्या के मन में चित्रित हुआ है। बहुत ही अच्छा कहानी है। ये मनोभाव से जुड़ा हुआ कहानी है। किसकी मनोभाव तो राजकन्या की मनोभाव से जुड़ी हुई एक कहानी है। अगला कहानी चलते हैं साथियों, इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आए हैं। अगला कहानी परिंदे, बहुत ही बढ़िया कहानी है। इस कहानी में सच्ची प्रेम को मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के साथ प्रस्तुत किया गया है। याद रखना, परिंदे कहानी में सच्ची प्रेम को मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसके रचनाकार कौन है तो परिंदे कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा हैं, जिनका जन्म 1949 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2005 में हुआ था। प्रकाशन वर्ष कितना है तो परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष 1960 है। इसमें क्या क्या हुआ देखिए, महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आए हैं। तो प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं, क्योंकि प्रमुख पात्रों से ही पता चल जाता है कहानी में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले लतिका कहानी की नायिका है। क्या है, कहानी की नायिका है और कैप्टन नेगी की प्रेमिका है। दोनों से याद रखना,
लतिका जो है वो परिंदे कहानी की नायिका हैं और कैप्टन नेगी की प्रेमिका है। डॉक्टर मुखर्जी, इनकी पत्नी की मृत्यु कहाँ होती है? तो इनकी पत्नी की मृत्यु बर्मा आते वक्त होती है। याद रखना, जब वो बर्मा से आते हैं उसी वक्त इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। फिर भी ये क्या रहते हैं, खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं, अपनी जो दुख है उसे छिपाने का प्रयास करते हैं। मिस्टर हुबर्ट कौन है? तो पहाड़ी छात्रावास के संगीत शिक्षक हैं। यानी पहाड़ी में जो छात्रावास है, जो हॉस्टल है पहाड़ी क्षेत्र में, उस हॉस्टल में क्या है तो संगीत के शिक्षक हैं। किसके शिक्षक हैं? संगीत के शिक्षक हैं। लतिका को प्रेम पत्र भी लिखते हैं। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहाड़ी क्षेत्र में जो हॉस्टल है यानी छात्रावास है, वहाँ संगीत के शिक्षक हैं और ये लतिका को क्या करते हैं तो लतिका को प्रेम पत्र भी लिखते हैं। ये भी याद रखिएगा, लतिका को क्या करते हैं तो प्रेम पत्र भी लिखते हैं। कौन लिखते हैं? याद रखना, मिस्टर हुबर्ट, ये छात्रावास संगीत के शिक्षक और लतिका को प्रेम पत्र भी लिखते हैं, लेकिन बाद में बहुत अफसोस करते हैं। प्रेम पत्र लिखने के बाद में बहुत अफसोस करते हैं जब इनको पता चलता है कि लतिका कैप्टन नेगी की प्रेमिका थी। और कैप्टन नेगी कौन है? एक कैप्टन नेगी जो है वो मिलिट्री में था और बेचारा का क्या हो गया था, वो शहीद हो गया था मिलिट्री में ना, तो जिसके कारण लतिका गुमसुम रहने लगी थी। परंतु कैप्टन नेगी की ही प्रेम करती थी। ये बात मिस्टर हॉबर्ट को पता नहीं था। तो पहाड़ी छात्रावास में संगीत का शिक्षक और लतिका को प्रेम पत्र लिखने वाला। सुधा कौन है? सुधा हॉस्टल की लड़की है। किसकी लड़की है? हॉस्टल की लड़की है, जिसके रूम में है ना, जिसके कमरे में, पूरा हॉस्टल में इसी का एक कमरा था जिसमें सभी लड़कियां अक्सर जमा हुआ करती थी, सुधा के कमरे में। और कहानी का प्रारंभ जब होता है सुधा के कमरे में ही जाती है। जूली कौन है? तो हॉस्टल की ही लड़की है। जूली भी जो है वो हॉस्टल की ही लड़की है, जिसका प्रेम पत्र लतिका के हाथ लग जाती है। देखिए, जूली जो है उसका प्रेम पत्र, कोई उसे प्रेम पत्र लिखता है उसका प्रेमी, वो किसके हाथ लग जाती है? लतिका के हाथ लग जाती है। परंतु कहानी के अंत में ये देखते हैं कि लतिका जूली के जो तकिया होता है उसके नीचे जाकर उसका प्रेम पत्र को वापस छिपा देती है, रख देती है। करीमुद्दीन कौन है? तो करीमुद्दीन जो है हॉस्टल के नौकर हैं और मिलिट्री में रह चुका है। यानी करीमुद्दीन जो है हॉस्टल के नौकर हैं और इसके पहले वो क्या थे, मिलिट्री में रह चुके हैं। प्रिंसिपल मिस वुड, प्रिंसिपल मिस वुड यहाँ होगा कौन है? तो हॉस्टल की हेड है। क्या है? हॉस्टल की यानी छात्रावास की क्या है, वो हेड है। अब इसमें और क्या हुआ, तो लतिका जो है कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में वार्डन पद पर कार्यरत प्रेमी कैप्टन के मृत्यु के बाद अकेलापन में जीवन व्यतीत कर रही है। ये जो हॉस्टल की बात हो रही है छात्रावास का, जो उसका नाम क्या है तो कॉन्वेंट स्कूल। क्या नाम है? कॉन्वेंट स्कूल नाम है। इसी में लतिका आई थी क्या बनकर, तो वार्डन बनकर आई थी और अपने प्रेमी कैप्टन के मृत्यु के बाद अकेलापन जीवन व्यतीत कर रही है। ये कहानी पूरा है, इसमें चर्चा है। इसमें मुख्य रूप से जो पूरा कहानी में बने हैं, तो पूरा कहानी में लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, ये क्या है तो पूरे कहानी में अक्सर बने हुए हैं, है ना, प्रमुख पात्रों में है। जबकि नायिका कौन है तो लतिका है। अगला कहानी है दिल्ली में एक मौत। इसके रचनाकार कौन है? कमलेश्वर है। कौन है? कमलेश्वर हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1932 को और मृत्यु कब हुआ था? 2007 को। प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1954 के आसपास इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रमुख पात्र खुद लेखक हैं, सेठ दीवान चंद हैं, वासवानी है, वासवानी की पत्नी है, सरदार जी हैं, अतुल मवाली है, धर्मा है और वर्दी वाला कंडक्टर। ये सभी इसके क्या है पात्र हैं। मुख्य रूप से जो पात्र लेखक ही हैं जो पूरा कहानी में बने रहते हैं। तो ये सभी पात्रों को याद रख लेना। लेखक सेठ दीवान चंद, वासवानी की पत्नी, सरदार जी, अतुल मवानी, धर्मा और बद्री वाला कंडक्टर। तो दीवान चंद कौन है? देखिए, इन्हीं की चर्चा है। करोल बाग दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन। कौन? सेठ दीवान चंद। और ये दिल्ली में एक मौत जो है, एक प्रकार से इन्हीं की मौत की इसमें चर्चा है। अब देखिए, इसमें और है अतुल मवानी जो है लेखक से आयरन मांगने आता है।
इसके अलावा और भी पात्र हैं। अब इस कहानी को देख लेते हैं, इसमें क्या हुआ है, आखिर दिल्ली में एक मौत इसका नाम क्यों दिया गया। इस कहानी में महानगर के व्यस्त और आत्म केंद्रित जिंदगी का भी सजीव चित्रण हुआ है। और इस कहानी में जो मुख्य रूप से जो मुख्य हुआ क्या है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो हुआ ये है कि सेठ दीवान चंद जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, यहाँ देखिए इसको समझिए, करोल बाग दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन हैं सेठ दीवान चंद। तो सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में होती है। उसके शव को सुबह 9 बजे अर्था आर्य समाज रोड से होते हुए पंचकुइयाँ, कहाँ पर, तो पंचकुइयाँ शमशान भूमि में दाह संस्कार किया जाएगा। इसी का इसमें चर्चा है। यानी दिल्ली में जो एक मौत होती है, किसकी मौत होती है, तो याद रखना सेठ दीवान चंद की मौत होती है। और इसी पर पूरा इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ये करोल बाग के दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन थे और इनका मृत्यु का ही इसमें वर्णन किया गया है। और इनकी लाश को 9 बजे क्या किया जाएगा, रोड से होते हुए पंचकुइयाँ शमशान भूमि की ओर ले जाया जाएगा और वहाँ दाह संस्कार किया जाएगा। इसी का चर्चा इसमें किया गया है। और ये नगर से जुड़ा हुआ, महानगर से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर व्यस्त और आत्म केंद्रित जिंदगी का इसमें सजीव चित्रण भी किया गया है। बहुत ही बढ़िया कहानी है, पूरा कहानी जरूर पढ़ना। फिर भी अगर आपको महत्वपूर्ण तथ्य थे जितने भी, उसको इसमें लेकर हम आ गए हैं। अगला कहानी है वापसी। सबसे महत्वपूर्ण कहानी है, कह सकते हैं कि सीजीएल में जो जितने भी कहानी लगे हुए हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कहानी हमको यही लगा। बहुत ही बढ़िया कहानी है वापसी। रचनाकार उषा प्रियवंदा। उषा प्रियवंदा का जन्म कब हुआ था, तो 24 दिसंबर 1930 को। प्रकाशन वर्ष, वापसी का प्रकाशन वर्ष जो है 1960 है। अब इसके प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं। पहला पात्र है गजाधर बाबू। क्या है, तो रेलवे में नौकरी से 35 साल बाद रिटायर होकर घर जाने वाले, यानी गजाधर बाबू जो हैं वो रेलवे में नौकरी करते थे और 35 साल बाद उनका रिटायरमेंट हुआ है। आज वो घर जाने वाले हैं। अपने परिवार से उपेक्षा के पात्र बनने पर पुनः सेठ राजी मल के चीनी मिल में नौकरी करते हैं। देखिए रेलवे से इनकी नौकरी में जब ये 35 साल बाद रिटायर होकर घर जाते हैं तो इनको बहुत खुशी होती है कि अब मैं अपने घर परिवार अपने बाल बच्चों के साथ रहूँगा। परंतु घर में जाने के बाद इनके साथ उपेक्षा होता है, यानी इनके साथ जो सामान इनको मिलनी चाहिए वो सामान नहीं मिलती है। तो उपेक्षा के पात्र बनने पर ये पुनः क्या करते हैं, तो सेठ राजी मल के चीनी मिल में क्या करते हैं, नौकरी करने पर मजबूर हो जाते हैं ये कहानी में। इसलिए इसका नाम दिया गया वापसी। यानी नौकरी से जब नौकरी से जब आते हैं रिटायर होकर, अब पुनः वापसी कर लेते हैं। पुनः कहाँ जाते हैं, पुनः वे फिर से नौकरी चीनी मिल में नौकरी करते हैं। यानी जहाँ से आए थे फिर वहाँ पुनः वे चले जाते हैं, है ना। पहले रेलवे में करते थे, फिर चीनी मिल में नौकरी करने लगे। यानी नौकरी छोड़कर गए, फिर सोचे घर परिवार के साथ रहेंगे, परंतु पुनः उन्हें फिर से नौकरी करना पड़ा। गजाधर बाबू कहाँ नौकरी करते थे पहले, तो गजाधर बाबू पहले बाबू रानीपुर स्टेशन में नौकरी करते थे। कहाँ करते थे, रानीपुर स्टेशन में क्या थे, रेलवे में नौकरी करते थे। कौन, गजाधर बाबू। आगे देखिए इस कहानी में और भी बहुत कुछ है। अन्य पात्र में और क्या है, अमर है। अमर कौन है, गजाधर बाबू का बड़ा लड़का है। और बहू इसमें चर्चा हुई, बहू की चर्चा है तो बहू का पति है। कांति कौन है, तो गजाधर बाबू की बड़ी लड़की है और कांति और अमर का विवाह हो चुका है। बसंती कौन है, बसंती गजाधर बाबू की छोटी लड़की है, बार बार शीला के घर जाने वाली। यानी बसंती जो है गजाधर बाबू की छोटी लड़की है और बार बार किसके यहाँ जाती है, शीला के यहाँ जाती है। संध्या के समय, शाम के समय जाती है, कपड़े बदल कर जाती है ना, सज संवर कर जाती है और रात्रि को बहुत देर बाद लौटती है, जो गजाधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये भी अब जवान हो चुकी है और ये बात गजाधर बाबू को अच्छा नहीं लगता है। तो गजाधर बाबू क्या करते हैं, बसंती को शाम का खाना बनाने का वो एक प्रकार से उनको ऑर्डर देते हैं, शाम का खाना तुम्हें बनाना है, सुबह बहू बनाएंगी। तो जानबूझकर बसंती क्या करती है, खाना शाम का खराब बनाती ताकि उसको बनाना ना पड़े और वो शीला के घर जा सके। अगला पात्र है नरेंद्र। नरेंद्र कौन है, तो नरेंद्र जो है वो क्या है, तो गजाधर बाबू का छोटा लड़का है। क्या है,
गजाधर बाबू का छोटा लड़का है। पत्नी कौन है? तो पत्नी जान ही रहे, गजाधर बाबू की पत्नी की चर्चा पत्नी के रूप में हुई है, बहू अमर की पत्नी है। गणेशी, गजाधर बाबू के रेलवे के स्टेशन पर उनका सहयोगी और हर पल उनका ख्याल रखने वाला पात्र है। गणेशी जो है वे रानीपुर स्टेशन पर इनका क्या होटल है, एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग अभी समय कह सकते इसका होटल है जो पूड़ी जलेबी वगैरह बेचने का काम करते, इसका दुकान है और हमेशा उस गजाधर बाबू का क्या रहा है तो सहयोगी रहा है। इस कहानी में मानवीय संबंधों की आत्मीयता का आधार आज के जीवन की बदलती परिस्थितियों में बदलती वास्तविकता का रचनात्मक साक्षात्कार है। यानी इस कहानी में ये बताया गया है कि पहले के ज़माने में और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर हो गया है। आज का जीवन में जो वास्तविकता है उसको यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। तो ये गजाधर बाबू पुराने ज़माने के थे और इनका परिवार नए ज़माने की, तो ये नए ज़माने से इनका परिवार जीना चाहता है। इनके सभी संतान लोग जो गजाधर बाबू को पसंद नहीं, इसलिए दोनों में जब मेल नहीं खाता है तो परिवार से उपेक्षा पाकर ये पुनः क्या करते हैं तो पुनः राजीमल की चीनी मिल में क्या करते हैं नौकरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगला कहानी है अभिशप्त। इस कहानी में अमीनोदौला पार्क पर प्रदर्शनी मेले की कथा की शुरुआत से होती है। यानी इस कहानी की शुरुआत जो होती है वे अमीनोदौला पार्क पर प्रदर्शनी मेले की कथा से इस कहानी की शुरुआत होती है। रचनाकार कौन है? यशपाल हैं। यशपाल का जन्म 1903, मृत्यु 1976। प्रकाशन वर्ष 1944, कहीं कहीं 43 भी मिलता है परंतु सही है 1944। अब यहाँ प्रमुख होगा, प्रकाश लिखा गया प्रमुख पात्र में मैं, शुक्ला जी, मिसेस शुक्ला जी, ज्वाला। एक करके देखते हैं। मैं कहानी का नायक है, खुद है इसमें। शुक्ला जी जो है इनका जो है अमीनोदौला पार्क पर क्या है इनका 2 मंजिला मकान, यानी जहाँ पर प्रदर्शनी मेला लगता था वहीं पर इनका 2 मंजिला क्या है मकान है। और अक्सर कहानी के जो नायक हैं मैं के रूप में आए हैं, अक्सर वे प्रदर्शनी मेला देखने के लिए शुक्ला जी के 2 मंजिला इमारत पर जाया करते थे। मिसेस शुक्ला जी की पत्नी है। ज्वाला कौन है तो झल्ली वाला है, जात का आहिर है और इसके 3 बच्चे। इसी प्रारंभ में 2 बच्चे की चर्चा हुई है, जब तीसरा बच्चा आता है उसी की तो इसमें चर्चा है। अब यहाँ देखिए लल्लू और सविता जो है शुक्ला जी के संतान है। और जब भी मैं जो पात्र इनके यहाँ जाता है तो इनको पता होता है कि वो आ गए हैं, हमारे लिए जरूर कुछ मिठाइयाँ लेकर आए होंगे। इस कहानी में हुआ क्या उसको देखना जरूरी है। तो इस अभिशप्त कहानी में 5 वर्ष के बच्चे द्वारा, किसके द्वारा? 5 वर्ष के बच्चे द्वारा अपने हिस्से को बंटते देख अपना ही नन्हा भाई की हत्या किया गया है। इस कहानी में 5 वर्ष के बच्चा है झल्ली वाला। देखिए यहाँ देखिए ज्वाला जो है इसी का 2, एक लड़की एक लड़का है। तो लड़का 5 वर्ष का है, कितना वर्ष का? 5 वर्ष का, लड़की 3 वर्ष। तो इसका एक और बच्चा होता है और उस बच्चे को जब उसकी माँ आटे का दूध पिलाती है तो यह उससे बच्चे से देखा नहीं जाता है, 5 वर्ष से बच्चे से। और वो क्या करता है अपने छोटे भाई बच्चे को क्या करता है उसे हत्या कर देता है, उसका गला दबाकर क्या करता है हत्या कर देता है। और इसी की चर्चा इस कहानी में हुई है। इस कहानी में ज्वाला का 5 बरस का लड़का का मनोभाव चित्रित हुआ है। इस कहानी में ज्वाला का 5 बरस का लड़का है, उसी का मनोभाव चित्रित हुआ है। अपनी माता को नन्हे बच्चे की आटा का घोल पिलाते देख उसके अंदर बच्चे के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है और वह उस नन्हे बच्चे को क्या करता है गला घोटकर क्या करता है हत्या कर देता है, क्योंकि अपने हिस्से को बढ़ते देख उसे पसंद नहीं आता है। तो कह सकते हैं कि इस कहानी में एक बच्चे से जुड़ा हुआ है, बच्चे से हत्या होती है। बच्चा हत्या क्यों करता है? अपने हिस्से को बढ़ते देख। बहुत ही अच्छा कहानी अभिशप्त। इस सीरियल में जो लगे कहानियों में अंतिम कहानी है मिस पाल, बहुत ही बढ़िया कहानी है। इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश का जन्म 1925, मृत्यु 1972 ईस्वी। प्रमुख पात्र मिस पाल हैं।
प्रमुख पात्र कौन है? तो मिसपाल है। इस कहानी की नायिका है अविवाहित महिला। तो मिसपाल कहानी की नायिका कौन है? तो खुद मिसपाल ही है और कहानी के नायिका के अलावे एक अविवाहित महिला है। लोगों का मानना है, लोगों को मानना क्या था कि रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से क्या की है? तो मिसपाल ने विवाह की है। ये लोगों का मानना था। किसके बारे में? तो मिसपाल के बारे में। और तो और दिल्ली में सूचना विभाग में ये नौकरी करती थी। पहले कहाँ नौकरी करती थी? दिल्ली में सूचना विभाग में नौकरी करती थी, परंतु बाद में त्यागपत्र दे देती है। त्यागपत्र क्यों दे देती है? क्योंकि जहाँ पर वो नौकरी करती थी अक्सर वे लोग क्या करते थे, तो मिसपाल को अक्सर उसके बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते थे, जिससे वो परेशान होकर वहाँ से त्याग दे देती है। ये भी चर्चा है इसके बारे में कि यह मेजर अंग्रेज, रिटायर्ड मेजर अंग्रेज शादी करती है, जिसे मेजर जो क्या करता है अपना सेब का बगीचा मिसपाल के नाम कर देता है। इसी चर्चा हुई है, परंतु क्लियर नहीं कि उससे विवाह ही हुआ है, क्योंकि अविवाहित महिला की यह कहानी है। मिसपाल कहाँ रहती है? तो कुल्लू में रहती है। मिसपाल पहले दिल्ली में रहती थी, सूचना विभाग में नौकरी करती थी। कितना का? तो मिसपाल सूचना विभाग में 500 रुपये की सैलरी में नौकरी करती थी, परंतु वहाँ से छोड़कर कहाँ आ जाती है? कुल्लू आ जाती है। कहाँ जाती है? कुल्लू आ जाती है, क्योंकि वहाँ उसके साथ हमेशा गलत व्यवहार होता था। कुछ न कुछ उसके बारे में लोग कहते रहते थे, है ना, जिसके कारण परेशान होकर वहाँ से आ जाती है। अन्य पात्र में इसमें है रंजीत, जो है कहानी का नायक कह सकते हैं, और मिसपाल का शुभचिंतक। वो पूरा कहानी जो है वो मिसपाल और रंजीत के वार्तालाप में ही पूरा कहानी है। तो रंजीत जो है कहानी का नायक है और मिसपाल का क्या है? शुभचिंतक। पिंकी कौन है? पिंकी एक कुत्ता है जो किसके साथ रहता है? तो देखिए पिंकी जो है मिसपाल का कुत्ता है जो बाद में मर जाता है, और पिंकी जो है अपने कुत्ते को उसके दफ्तर में काम करने वाले, जहाँ पर सूचना विभाग दफ्तर में काम करती थी, वहाँ पर काम करने वाले लोगों से अच्छा अपनी पिंकी कुत्ते को वो समझती है। तो पिंकी को क्या है? तो कुत्ता है जो मिसपाल का है, जो क्या होता है ठंड लगने से मर जाता है। इसके अलावा बुखारिया और जोरावर सिंह कौन है? तो बुखारिया और जोरावर सिंह मिसपाल के रंग रूप पर दोनों क्या करते हैं? टिप्पणी करने वाले हैं। कोई बोलते बहुत स्लिम लग रही है, तो कोई बोलता है तुम बहुत आज फिट लग रही है। ऐसा ये लोग क्या करते हैं? मिसपाल पर हमेशा टीका टिप्पणी करते रहते हैं। ये भी लोग कहाँ हैं? तो ये भी लोग सूचना विभाग के दफ्तर में काम करने वाले ये दोनों हैं। यही कारण था कि वे क्या की थी, उसे सूचना विभाग में त्यागपत्र दे दी थी। रिटायर्ड अंग्रेजी मेजर की चर्चा होती है कि इसके बारे में यही चर्चा कि मिसपाल का पति है, यह लोगों का मानना था। अब इसमें और क्या हुआ है? मिसपाल कहानी में मानवीय मूल्यों की टूटने की पीड़ा है। मिसपाल कहानी में मानवीय मूल्यों की टूटने की पीड़ा है। इस कहानी में नगर में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। बिल्कुल, इस कहानी में नगर में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। इस कहानी में मिसपाल नामक एक स्त्री के अकेलेपन और अव्यवस्थित जीवन चर्या का जीवंत चित्रण हुआ है। इस कहानी में मिसपाल नामक एक स्त्री का अकेलेपन और अव्यवस्थित जीवन चर्या का जीवंत चित्रण हुआ है। यानी बहुत ही बढ़िया कहानी है। मुझे उम्मीद है कि बहुत कम समय में सारे कहानियों के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो क्लास को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, और जो विद्यार्थी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। और जिनको PDF नोट्स चाहिए आज ही भारतीय विजन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, और वहाँ से PDF किस प्रकार आपको मिलेंगे वहाँ आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक में सब कुछ दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक सभी को धन्यवाद।